मैं आपको बस यथार्थवाद थोड़ा समझाना चाहता हूं कि यथार्थवादी कैसे सोचा जाता है। ये हल्की फुल्की चीजें हमने देखी, इनको समझा। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं, बिजनेस पर। बिजनेस में यथार्थवाद कैसे आपकी मदद करता है। मेरी एक बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लो, जो दिल करता है वो करो, जस्ट थिंक रियलिस्टिक। जो करना है करो, यथार्थवादी सोचो। कुछ चीजें बड़ी अच्छी तरह दिमाग में रखो और उनकी वास्तविकता पर चलो, सपनों पर मत चलो। मार्केट को समझो, कस्टमर को समझो, जीवन को समझो, जन्म को समझो, लोग जन्म लेते हैं। मृत्यु को समझो, लोग मरते हैं। बच्चे, लोगों के बच्चे होते हैं भाई, लोगों को अपने बच्चों से प्यार होता है। ये मार्केट की ये जिंदा चीजें हैं। नाम, हर इंसान अपने नाम के पीछे भागता है, हर इंसान को नाम चाहिए, लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं। पावर, शक्ति की लड़ाई है, ये वास्तविकताएं हैं। ये देखो, मैंने ये जरूर कहा है कि ये थे, देखा ना, मैंने दो चीजें कही हैं। एक तरफ मैंने कहा है कि राम थे, मैं मानता हूं, शिव थे, वास्तविकतावादी हैं ये। हम भारत उल्टे पुल्टे काम करता ही नहीं है, ये थे, लेकिन है नहीं, है नहीं, अभी नहीं है। अब इनकी चिंता मत करो, खत्म हो गया काम, हो गया। ऐसे दुनिया में हर किसी के इतिहास है, सब अपने इतिहास में थोड़ी फंसे हुए। तुम क्यों फंसे हुए हो? दुनिया का कोई देश अपने इतिहास में इतनी बुरी तरह नहीं जकड़ा हुआ है। मनुस्मृति ठीक है, लिख दी किसी ने, कोई मनु ऋषि ने ठेका थोड़ी ले रखा है कि मेरे बाद कोई नहीं आएगा जी, आने वाले हमेशा जब तक ये भारत देश रहेगा लोग मेरी बात ही मानते रहेंगे। अरे मनु उठा के फेंको, मनुस्मृति कचरा है वो। हो गया ना, पढ़ लिया ना। कितने गुरु पीर होते हैं, हुए मर गए ना। अगर उनकी जरूरत हमेशा होती तो नहीं मरते वो, है ना, जिंदा रहते, लेकिन मर गए ना, इसका मतलब अब उनकी जरूरत नहीं है। यथार्थवादी बनो, करंट सिचुएशन में आओ। वो अच्छी चीज है, देखो मैंने भी वेद पढ़े हैं, मैं आपको कहता हूं कई बार पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन मैं आपको ज्यादातर मना करता हूं, उसमें है कुछ नहीं है। मैंने पढ़ लिया क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं मिला, जितना मैंने निकालना था निकाल लिया। अगर आप एक रिसर्चर हैं तो फिर आपको पढ़ना चाहिए, अदरवाइज एक आम आदमी उसमें अपना वक्त खराब करेगा। और सबसे बड़ी चीज है, वेद हो गए, खत्म हो गए, मर गए लिखने वाले भी। और वो ऐसा कुछ नहीं लिख कर गए हैं कि भैया आने वाले 10,000 साल तक सबके काम आता रहेगा। वो तभी खत्म हो गया, तभी काम आना बंद हो गया था। लेकिन ये जो ठग हैं मंदिरों में बैठे, ये लोग एम ही कहते रहते हैं उसमें बहुत कुछ है, उसमें बहुत कुछ नहीं रहा उसमें अब। और हमने कोई कसम खाई हुई है कि वेद पर ही चलेंगे? ऐसा क्यों? जब सब कुछ बदल रहा है तो ये भी बदलो, सब बदलना चाहिए। खैर, कुछ चीजें देखते हैं, बिजनेस पर आते हैं। भारत में देखो, भारत वास्तविकतावादी रहा है। मैंने कहा कि हमेशा पहले वो वास्तविकतावादी था। अब कुछ कई सालों से क्या हो गया, वो बड़ा ही अजीब हो गया। ऐसा नहीं था भारत। तुमने एक चीज देखी है, इन इंडिया यू कांट बी जस्ट अ वेटर, अ स्ट्रीट सेलर। भारत में आप कहीं भी किसी भी, देखो अंग्रेजों की लाइफ कितनी अच्छी है, वो लोग कितना बढ़िया जीवन जीते हैं। उनके बच्चे बड़े होते हैं थोड़े से और कहीं भी वेटर लग जाते हैं, कहीं पर भी सेल्समैन लग जाते हैं, छोटा सा काम करने लगते हैं, गैराज में जॉब करने लगते हैं। उन पर ये प्रेशर नहीं होता कि तुम इतने बड़े ऑफिसर के बेटे हो या कुछ भी गरीब के भी बेटे हो। यहां पर तो किसी पीएन का बेटा भी कहीं शॉप पर जॉब कर रहा है तो उसका बाप कहता है, बेटा तेरे को मैंने बर्तन मांजने के लिए थोड़ी पैदा किया है, बर्तन तो मैं मांजूंगा, तो पढ़ाई कर। ये कोई लॉजिक नहीं है। और मैं तुम्हें कहता हूं, इन चीजों को तोड़ो। तुम्हें बिल्कुल सड़क से काम शुरू करना चाहिए, बिल्कुल जीरो लेवल से। बिल्कुल चिंता मत करो। क्यों विदेशों में इतने अमीर लोग पैदा होते हैं, क्यों विदेशों में इतने लीडर पैदा होते हैं? क्योंकि वो सब कभी ना कभी वेटर रहे होते हैं, वो सब कभी ना कभी झाड़ू लगाने वाले, क्लीनर रहे होते हैं। भारत में कितने लोग बताना झाड़ू लगा चुके हैं? लेकिन अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम की साहब की बात करो तो वो अखबार बांटते थे। अगर आप धीरू भाई अंबानी की बात करो तो वो सच में अपना क्या नाम है, पेट्रोल पंप पर जॉब करते थे। और सब लोगों ने छोटे छोटे काम किए हैं। तो यहां से आप एक चीज समझ लो, अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आगे बड़े काम का आपको कोई फायदा नहीं है। अपने माँ बाप की बात मत मानो। अगर आपके माँ बाप चिल्लाते हैं कि भैया क्यों छोटा काम कर रहे हो, तो उनको बोलो जयराम जी की, उनको बोलो नमस्ते। क्योंकि वो ही तुम्हें अपाहिज बनाते हैं, वो ही तुम्हें कमजोर बनाते हैं ना। मेरा बेटा
धूप में खड़ा रहेगा वहां। सबसे पहली चीज, जीरो से शुरू करो। ये बड़ा ही मजेदार काम है। तुम लोगों को पता है ना कि मैंने जीरो से शुरू किया, मैंने जानबूझ के जीरो से शुरू किया। मेरे पास पैसे भी थे, मौका भी था। जो मुझे लोग कह भी रहे थे आओ आओ ज्यादा पैसे लो, मैंने कहा नहीं, मैंने बड़ा काम करना है, मैंने ज्यादा गहराई में उतरना है। तुम भी करो। और ये बात याद रखना, वो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है। आप समझ जाते हो, आप निकल जाओगे वहां से। फेलियर इज रियलिस्टिक, समझ रहे हो? गलती होना, हारना, ये वास्तविकता है, इससे भागना नहीं है। वास्तविक चीजों के बारे में हम देखते हैं कुछ चीजें। जैसे आप लोगों की लिस्ट है, वो मैंने सारी पढ़ी। अब आप मेरी लिस्ट सुनो और अपनी लिस्ट के साथ उसको थोड़ा कंपेयर करना कि कहां कुछ चेंज है। देखो, मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हारी लिस्ट में नहीं है, ठीक है? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी लिस्ट में हैं। तुम लोगों ने मुझे जो लिस्ट दी है बहुत अच्छी है। जिन्होंने भी दी है सबकी अच्छी है। कुछ कमी है, देखते हैं क्या कमी है। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत शुरू होती है रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? क्राइम, सेफ्टी, एजुकेशन, लव। सोचते रहो। आपको जो भी काम करना है करो। आप दुनिया के हर बिजनेस को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, बस वो वास्तविकतावादी बिजनेस होना चाहिए, वो रियलिस्टिक बिजनेस होना चाहिए। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं वो सब रियलिस्टिक हैं। जैसे पेट्रोल के बिना कार नहीं चलती। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ नहीं चलता। आप जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस देख रहे हैं, जैसे खाना, है ना, पकोड़े, समोसे, बर्गर, डोसा, कुछ भी हम जो भी चीज हम खा सकते हैं वो वास्तविकता पर आधारित है, वो सपनों पर आधारित नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसी लिस्ट बनाओ जो आपने देखी है किसी को करते हुए। मैंने आपको ये नहीं कहा कि सोचकर बनाओ कि क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं, नहीं। सोचने का काम हम आज करेंगे, ठीक है? जैसे भाई गर्मियां आने वाली हैं, समझ रहे हो? गर्मियां कितनी खतरनाक चीज होती है। भारत में गर्मियां इतनी तेज, इतनी तीखी, क्या बिजनेस हो सकता है? गर्मियां हैं, सबसे बड़ी चीज पानी, छाया। सुनते जाओ, आगे मैं बताऊंगा। आइसक्रीम, फिर लोकेशन। मैंने आप लोगों को कहा था कि लोकेशन पता करके रखो। सबसे अच्छी लोकेशन वो होती है जहां पर लोग ऑटोमेटिकली इकट्ठे होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री। जिस फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर हैं, जहां से लोग छूटते हैं, आते हैं, जाते हैं, जहां पर भीड़ हमेशा रहती है। सबसे पहले तो इस चीज को समझो, रिलैक्स। तुमको एक ही दिन में करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं होना है एक ही दिन में करोड़पति। टेक इट इजी। तुम पर ये बोझ नहीं है कि जल्दी जल्दी मैं अमीर हो जाऊं। कोई भी बिजनेस सोचते हो उसकी टेस्ट ड्राइव करो। हर बिजनेस की टेस्ट ड्राइव करनी है भाई, समझ रहे हो? अगर आप एक टीचर हैं तो ऐसा करो कि यूट्यूब पर एक चैनल बनाओ और उसमें अपने खूब जोर जोर से पढ़ाओ, खूब खूब बताओ और देखो तुम्हारी क्या वैल्यू है। वहीं से पता चल जाएगा। आप सब लोगों को यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि लोग यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना आप में तो क्वालिटी है इसलिए आपने बना लिया। अरे ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपने फेसबुक अकाउंट क्यों बनाया? कोई क्वालिटी थी क्या तुम लोगों में? वो एक अकाउंट है, ये एक ईरा है, एक युग है। मैं अपने घर वालों को बोलता था कि टिकटॉक वीडियो क्यों नहीं बनाते, वो कहते हमें शर्म आ रही। अरे ये एक युग होता है, जिस युग में लोग कुछ कर रहे होते हैं वो सबको करना चाहिए। उसमें क्या है मतलब? वो तो एक एक ऐप है भाई, उसमें तुम आ भी जाओगे, नई भी अच्छी होगी, बाकियों की कौन सी अच्छी है? तुम्हारा वहां होना जरूरी है, तुम्हें वहां उसमें पार्टिसिपेट लेना है। इसलिए तो तुम कहीं पार्टिसिपेट नहीं लेते। ना तुम्हारा यूट्यूब चैनल होता है, ना तुम्हारी दुकान होती है ना? सिर्फ बातें, फिर सिर्फ सपने, उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेते। अच्छा, जो क्लासेस एक्सरसाइज चल रही हैं, कितने बच्चे आते हैं और तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं होता? रुको, अपने
बिजनेस को एक बार यूं ही थोड़ा फैलाकर देखो, एक बार करके देखो उसमें क्या निकलता है, और मेहनत करो। बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लो। तुम्हें जिंदगी में एक शब्द है जिससे हमेशा दूर भागना है, वो है आसान। कुछ आसान नहीं है, सब बहुत मुश्किल है। इस चीज को दिमाग में रख लो अच्छी तरह। हर रोज खुद को बोलो ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। उससे अब तुम्हारे अंदर एक जोश पैदा होता है, जीतने का एक जुनून पैदा होता है। आराम जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरी मेरी बात को एक समझो। मैंने ना एक पोस्ट देखी थी, बड़ी अच्छी, किसी आदमी ने क्या लिखा हुआ था, माइकल जैक्सन, ओ माय गॉड, माइकल जैक्सन सो रहे थे, उनकी एक फोटो लगाई थी, और उस माइकल जैक्सन की फोटो पर लिखा हुआ था, देखो इतना पैसा आने पर भी सोने का वक्त नहीं मिल रहा, इतना पैसा, इतना अमीर। अरे पागल लोगों, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? नींद क्या होती है? नींद भूल जाओ, नींद जैसा कुछ नहीं होता। तुम्हें 24 घंटे काम करना है, तुम्हें 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 मुश्किल से 1.5 घंटा सोने को मिले, 1.5 घंटा सो लो। कौन सोता है? मुझे मुझे याद है, मैं शायद 4 से 5-6 साल तक मुझे कोई याद ही नहीं था क्या नींद क्या होती है, क्यों सोना है भाई। वो लोग मजाक बना रहे हैं, देखो माइकल जैक्सन। अरे माइकल जैक्सन बनने के लिए पता है कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 24 घंटे। इलॉन मस्क को देखो, वो नहीं सोते हैं, दे आर वर्कहॉलिक। तुम्हें भी वर्कहॉलिक बनना है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल हर वक्त उठते ही काम, उठते ही काम। जैसे तुम उठे, तुम्हारी जाग खुली, उसको डिजाइन बनाओ, लिखो, फिर सो जाओ। अगर सोने का वक्त मिला फिर उठ के ये करो, वो करो। तुम्हें एक दिन में 25 काम करने पड़ेंगे, सबके सब परफेक्ट। कोई नहीं सोना है, हर वक्त काम करो, 24 घंटे काम करो। सक्सेसफुल लोगों को देखो, मैं अपने बारे में तो चलो थोड़ा कम बताऊंगा, सक्सेसफुल लोगों को देखो, शाहरुख खान को देखो, नहीं सोते हैं भाई। शाहरुख खान की एक इंटरव्यू भी है नींद के ऊपर, मुझे नहीं पता आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो कहते क्या सोना क्यों है, क्यों सोना, कौन सोता है, पागल हो तुम, सुपरस्टार बन रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है। 5 मिनट में कोई आकर तुम्हें हटा देगा, और उनको कोई इसलिए नहीं हटा पाता क्योंकि वो सोते नहीं है। दैट डजंट मीन कि आपके पास टाइम है और आप ना सो, मतलब सोवो, लेकिन टाइम, कभी भी काम छोड़कर नहीं सोना है, काम करो। टीवी बंद करो, दोस्तों को छुट्टी दो, उनको कहो बाय बाय टाटा, खत्म करो दोस्ती। एक दिन खत्म करनी है, आज ही खत्म करो। तुम्हें सबको छोड़ना पड़ेगा, मेरी बात पे यकीन करो। उनके साथ झगड़ा कर लो, उनको नाराज कर दो, उनको भगाओ अपनी जिंदगी से बाहर। अपना वक्त बचाओ। तुम सोचते सोचते पीछे रह जाओगे, कब शुरू करोगे, कब कहीं पहुंचोगे, कुछ नहीं बनने वाला। और बहुत मेहनत है, और खुद को ये याद दिलाओ ये बहुत मुश्किल काम है। पता तुम लोग एक्सरसाइज में पीछे क्यों हो, क्यों फिटनेस तुम्हारी कमजोर है, क्यों तुम लोगों की बॉडी अच्छी नहीं बनती? क्योंकि तुम सोचते हो कर लेंगे, है ना, उस दिन कर लेंगे शुरू। तुम्हारी लड़ाई है ग्रेविटेशन फोर्स के साथ। ये जो गुरुत्वाकर्षण है जमीन के अंदर, इसके साथ है तुम्हारी लड़ाई। जब तुम पुशअप करते हो तो तुम उस ग्रेविटेशन फोर्स को धकेल रहे हो पीछे की तरफ, जो जो इतनी ताकतवर है कि चांद तारे खींच रखे हैं उसने। तुम उसके साथ लड़ रहे हो, और बहुत बड़ी लड़ाई है। मैंने आज तक उस इंसान को कामयाब होते हुए नहीं देखा जो कह रहा है कि यार अरे कर लेंगे, ये आसान है। कुछ आसान नहीं। आसान आसान वर्ड को अपने दिमाग से हटाओ उसको बिल्कुल। इससे बड़ा बहाना कोई नहीं है। ये तुम्हें नपुंसक बना दे तो बना दे, और कोई चीज तुम्हें नपुंसक नहीं बना सकते। मैं हैरान हो गया, लोग कह रहे अरे माइकल जैक्सन के पास, अबे पागलों, इतनी बड़ी हस्ती बनना है तुमको। माइकल जैक्सन पता है क्या चीज था वो? उस तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ चाहिए। सोना, और तुम्हें सोने की पड़ी तो सोने के अलावा भी कुछ सोचते हो? साले तुम लोग सोते ही रहते हो ना, सोएंगे कब? माइकल जैक्सन का सोने का नहीं मिल रहा है, उसको जो मिल रहा है वो तुम्हें मिल रहा है। बी रियलिस्टिक। ऐसी चीजों की तरफ ध्यान दो। देखो ये रियलिस्टिक है कि जागना पड़ेगा, सोने से नहीं होगा, जागना पड़ता है भाई। और वक्त, सालों साल। मुझे याद है जिनको मैंने सुना, जिनकी इंटरव्यू मैंने देखी है, उन्होंने 15-20 साल तक उनको नींद का कुछ नहीं पता। 20 साल तक। और आपके शरीर को कुछ नहीं होता, एक बड़ी अजीब बात है। आप मत सो, कुछ नहीं होता आपको, यूं ही डर है। 8 घंटे सोना चाहिए। अरे ठीक है 8 घंटे सोना चाहिए, जिसको कोई काम नहीं है उसको 8 घंटे सोना चाहिए। तुमको नहीं सोना चाहिए।
तुम्हें कुछ ना कुछ करना है, डिजाइन बनाओ, प्लान बनाओ, लिखते रहो, सोचो ये करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, फिर यहां हो जाएगा, ये करूंगा, वो हम सब बात करते हैं आज इंपॉर्टेंट क्लास है। अपने दिमाग को सोचो कि मैं कैसे चीजों को बढ़िया रूप दे सकता हूं। जैसे हम देखते हैं, मान लो ओके जिम सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, मान लो एक ट्रक है, ठीक है, आपके पास एक ट्रक है, आप उस ट्रक में सप्लीमेंट्स के बॉक्स रख के बैठे हैं। ओके, आपने एक ऐसी जगह पे सप्लीमेंट रखे हैं, अलग अलग कंपनी के, अच्छे अच्छे, चाहे एक ही कंपनी के ले लो। ओके, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये कंपनी को एतराज होगा या नहीं होगा, या वैसे उनको क्यों एतराज होगा। ठीक है, मान लो आप इस काउंटर पर खड़े हैं, ये काउंटर है, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप हर बंदे को जो जिम में जाता है उससे पूछते हैं कि हाँ भाई आपको क्या चाहिए, वो जिस पर उंगली रखता है आप उसको वो चीज 20 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए में उसको एक गिलास बढ़िया से ऐसा बना के दे देते हैं कि वो पी ले और जाके जिम कर ले अपनी एक्सरसाइज, या फिर जिम करके वापस आए और आपसे पी ले। उसको सबको अलग अलग डब्बे लेने की जरूरत नहीं है, आप उसे एक सर्विस दे रहे हैं सबको। पॉइंट को धीरे धीरे समझना, आगे भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, हमें कैसे कुछ चीजों के गैप को पकड़ना है। ठीक है, देखो एक वर्ड है द गैप, ये बिजनेस की बड़ी जबरदस्त थ्योरी, जिसको गैप समझ में आ गया वो बहुत आगे जाएगा। हर बिजनेस में ना एक कमी होती है, समझ रहे हो, हर एक बिजनेस जो होता है ना उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो लोगों तक नहीं पहुंच रही होती, लोगों की वो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही होती। हमेशा कोई ऐसा हिस्सा होता है जो अंडर सर्व रह जाता है, अनमेट रह जाता है, उसको पूरा करो, उस गैप को पकड़ो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत साल पहले ना यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका में एक गोल्ड रश आया था। गोल्ड रश का मतलब होता है नदियों में सोना मिलना। वहां पे नदियों में सोना मिलना शुरू हो गया था और बहुत सारे लोग, जितने लोग थे सब वहां पहुंच गए थे जी, नदियों में से सोना निकाल रहे थे। और निकल रहा था, यहां पर भी हमारे देश में भी बहुत नदियों में सोना मिलता है, अगर आपको पता हो तो। वो कोई बहुत अजीब बात नहीं है नदियों में सोना मिलना, तो उसको निकालने का प्रोसेस बड़ा लंबा होता है और 4-5 घंटे में आपको 500 रुपए का, मतलब 10 घंटे में आपको 600 या 1000 रुपए का सोना मिलेगा। तो मेहनत तो बहुत ज्यादा है। लेकिन उस गोल्ड रश में एक आदमी था जिसका नाम था सैमुअल ब्रनान। हाँ, सैमुअल ब्रनान नाम था उसका। सैमुअल ब्रनान ने क्या किया, उसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया उस गोल्ड रश में, वो मल्टी मिलियनियर हो गया। जानते हो कैसे? वो सोना नहीं निकालता था, जो लोग सोना निकालते थे वो उनको रोटी बेचता था, वो उनको टूल्स बेचता था, छन्नी, हथौड़ी, है ना, और जो निकालने वाली चीजें। आप समझ रहे हो गैप? कुछ चीजों के बीच में गैप होता है, आप वहां जाकर अपना बिजनेस जमा सकते हैं। आपको वो देखना है कि कौन सी चीज की कमी है। यहां पे लोग सोना निकाल रहे हैं, वहां पे कुछ लोग खड़े होकर कह रहे थे लाओ हमें सोना दे दो, हमसे पैसे ले लो। लेकिन सैमुअल ने क्या किया, वो अपनी दुकान खोल के बैठ गया। उस दुकान में वो ब्रेड भी देता था, छन्नी भी देता था, हथौड़ी भी देता था, स्टोव भी देता था, पेट्रोल भी देता, सॉरी मिट्टी का तेल भी देता था, जिससे लोग उसको जलाते थे, अपना सोना निकालते थे और लोग उसको पैसे के बदले सोना देते थे। सारा सोना तो उसके पास चला गया। जब आप गैप पर काम करते हो तो आप अचानक अपने कंपटीटर्स को एकदम खत्म कर देते हो, आप इनविजिबल हो जाते हो, आपके कंपटीटर्स को आप नजर ही नहीं आ रहे होते, क्योंकि आप एक ऐसे सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं जिस पर कोई काम नहीं कर रहा। गैप बिजनेस में क्या होता है, आप अपने ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ सिलेक्टेड ऑडियंस, आप सबको नहीं। देखो दूसरी तरफ आपको गैप तब समझ में आएगा जब आप गैप वर्सेस अदर बिजनेस को समझेंगे। बाकी कितने बिजनेस, आप जितने भी दूसरे देख लो बिजनेस दुनिया में, वो और गैप में एक फर्क है। ये लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे हुए हैं, ये सब तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन गैप बिजनेस क्या करता है, वो सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस की तरफ ही जाता है, कम। अपने अपने कस्टमर पर रिसर्च करो, बिजनेस प्लान बनाओ, लॉयल ऑडियंस खड़ी करो, ऐसी ऑडियंस एस्टेब्लिश करो जो आपके साथ लॉयल हो और हमेशा आपके साथ खड़ी हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपका सामान खरीदते हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएंगे, असल में आपका कोई कॉम्पिटिटर होगा भी नहीं। जैसे बच्चे, है ना,
देखो भी, बेबीज या फिर ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग, ठीक है। आप अपने ही इलाके में एक ऐसा, अगर आपके पास जगह है तो आप लोगों को एक इश्तिहार बांट सकते हो और उनको एक पब्लिसिटी कर सकते हो कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो फिरो, अपने अपने बुजुर्ग, अपने माता पिता हमारे पास छोड़ जाओ या अपने बच्चे हमारे पास छोड़ जाओ, हम उनका ख्याल रखेंगे। और ये लोग बहुत ज्यादा है दुनिया में भाई, हर कोई बूढ़ा हो रहा है, पैदा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। बीच के लोग बाकियों को खा लेने दो, बाकी वो जा रहे हैं रेस्टोरेंटों में, उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या है? गैप। बूढ़ों को संभालना बड़ा आसान होता है ना। लोग कहीं घूमने जाते हैं पहाड़ों पर तो वो सोचते हैं हम अपने बुजुर्गों को कहाँ छोड़ के जाएं। आप एक अच्छी सी आश्रम जैसा या बड़ा अच्छा बनाओ, उनको संभालने में कुछ नहीं जाता, वो अपना ख्याल खुद ही रखते हैं। बच्चों को संभालने में भी क्या जाता है? खैर बच्चों को कोई 2-3 दिन के लिए तो छोड़ के जाएगा नहीं, लेकिन छोड़ के जाते हैं लोग, और आपको बहुत कमाई हो जाएगी। ये लोग बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। उल्टा ये अपने बच्चों से इतने तंग आए होते हैं कि इन्होंने बार बार अपने बच्चों को कहना है कि हमें उनके पास छोड़ के आओ, और थोड़े पैसे नहीं खर्च कर सकते क्या तुम? फिर जैसे ओनली वुमेन, मेरा एक दोस्त था, उसको उसकी एक बहुत ही बढ़िया उसका शॉपिंग मॉल था जो किसी वजह से बंद हो गया था। उसमें सिर्फ एक ही, सबसे नीचे एक ही रेस्टोरेंट था, विदेशी रेस्टोरेंट था खाने का, लोग वहीं जाते थे, बाकी सब खाली पड़ा था। मैंने उसे आइडिया दिया, हालांकि उसने माना नहीं क्योंकि वो काफी महंगा था और वो बेचने के मूड में था। आइडिया देखो क्या है, अगर आपके पास कोई जगह है या आप कहीं पर भी हैं तो आप एक ऐसी मार्केट बना सकते हैं जहां पर सिर्फ औरतें आती हैं, मेन नॉट अलाउड, नो मेंस लैंड हो जाएगा वो। आप समझ रहे हो? बच्चे भी नहीं, मतलब सिर्फ गोदी वाला लड़का, 4-5 साल का लड़का भी अंदर नहीं जाएगा, लड़कियां जाएंगी, सिर्फ औरत, सिर्फ ओनली वुमेन। अब वो अंदर जाके चाहे नंगी घूमे, चाहे वो दुकान के बाहर खड़े होकर ही कपड़े ट्राई करें, चाहे वो कुछ भी खाएं, नाचे, पार्टी करें, दारू पिए, कोई उनको देखने वाला भी नहीं है। मर्द, तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी सारी दुनिया की औरतें तुम्हारे पास आ जाएंगी, चिल्ला चिल्ला के वहां बातें करेंगी। सड़कों पे वो नहीं कर पाती हैं, मॉल्स में वो ज्यादा नहीं मुंह खोल पाती हैं, क्योंकि आसपास कोई ना कोई गार्ड खड़ा होता है या सेल्समैन होता है या कोई लड़का यहां जा रहा है वहां जा रहा है। आप इस घुटन को खत्म कर सकते हैं। ये यथार्थवादी सोचे हैं। ओनली वुमेन इज द बिगेस्ट मार्केट। और ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं, ये ऑलरेडी है, लेकिन वो बाकी लोग बताते नहीं। जैसे टीवी सीरियल, आपको जानकर हैरानी होगी, टीवी सीरियल सिर्फ औरतों को सोच के बनाया जाता है। वो लोग ये सोचते हैं कि आदमी जो है वो काम पर गए होंगे, घर में बैठी औरतों को ऐसा ही कुछ अच्छा लगता है, ड्रामा नाटक है ना, इसकी झगड़ा उसका झगड़ा, ये शैतान औरत बीच में आ गई, ये चुगलखोर बीच में आ गई और सब गड़बड़ कर दी। अब उन औरतों को थोड़ी पता है कि तुम वेले नल्ले सारा दिन घर में बैठे जनानियों वाले सीरियल देखते रहते हो, औरतों के साथ पंचायतें करते रहते हो। वो तो यही सोचते हैं ना कि तुम बाहर काम करने जाते हो। लेकिन उनको मर्द भी एक ऑडियंस मिल जाती है। लेकिन इस बात को समझो, बड़े छुप कर दे हाइड देयर आइडियाज। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह लड़कियों के लिए मूवीज बनाती है, क्योंकि मर्द फौज में गए होते हैं, मर्द पहाड़ तोड़ रहे होते हैं, वो विदेशों में मजदूरियां कर रहे होते हैं। ये एक सिंपल सी थिंकिंग है। मर्द लोग मूवीज देखने नहीं जाते हैं, मूवीज होती ही लड़कियों के लिए हैं, इसलिए तो उसमें इतने सपने होते हैं। वही हमारी संयोग वाली कहानी संयोग वाला चैप्टर, अब वो पूरा लगा लो तो पूरी मूवीज ही है। लेकिन तुम क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम फालतू लोग हो, छुपकर ओनली वुमेन बिजनेस ही करते हैं सब। ये सबसे बहुत बड़ी मार्केट है ये। और ऊपर से कहते रहते हैं औरत की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, औरत की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। भाई सारा ध्यान ही औरतों की तरफ है। फिर कुछ चीजें देखते हैं, आप लोग किन मार्केट को इग्नोर कर रहे हो? जो मार्केट्स आपको बहुत पैसा दे सकती हैं, ट्रांसजेंडर, लोग इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लोग इनसे थोड़ी नफरत करते हैं। क्यों भाई? वो भी इंसान है। मुझे ट्रांसजेंडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे गे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बहुत क्लाइंट गे है, मुझे लेस्बियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बहुत क्लाइंट है लेस्बियन। आप लोग क्या कर रहे हैं इनके लिए? मैं इन्हें बड़ा प्यार करता हूं, मेरे लिए ये इंसान है, और शायद ये तुम बाकी स्ट्रेट लोगों से ज्यादा प्यारे इंसान है मेरे लिए।
ये कितनी बड़ी मार्केट है। और इनके लिए कौन प्रोडक्ट बना रहा है? क्या आप ट्रांसजेंडर्स के लिए सैंडल्स बनाते हैं? नहीं, होने चाहिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग सैंडल्स। उनके लिए रिस्ट बैंड बनाते हैं, उनके कई कई ऐसी चीजें। गेज के लिए कौन कपड़े बनाता है? उनके लिए हेयर स्टाइलिस्ट कोई नहीं है। लेस्बियंस के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा, लोग उनको ऐसे इग्नोर करते हैं। मार्केट 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 को समझो। सेक्स टॉयज बहुत बिकते हैं, पहले भी बिकते थे। ये मत सोचो कि सेक्स टॉय आप आए हैं भाई, इंडिया में बहुत सेक्स टॉय बिकता था। पुरानी खुदाइयों में बड़े सेक्स टॉयज मिलते हैं जो रानियों के पास होते थे, क्योंकि वो तुम्हारे जैसे कंफ्यूज लोग नहीं थे, वो बड़े सुलझे हुए लोग थे, वो बड़े यथार्थवादी थे। सेक्स टॉय जिससे आपको मास्टरबेशन करने में हेल्प मिले, या अगर कोई आदमी को स्तनों को दबाना अच्छा लगता है तो उसके लिए ऐसे बॉल्स दिए जा सकते हैं, नकली स्तन होते हैं, उसको बैठा बैठा दबाते हैं। इसमें तुम एक बिजनेसमैन हो, तुमको क्या लेना है कि कौन क्या कर रहा है? तुम प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है, मैं मानता हूं आज तुम्हें शर्म आ रही है। अरे सोच कर तो रखो, एक 5 साल बाद बना लेना, 10 साल बाद बना लेना। तुम्हें क्या लगता है लोग इसमें सब कुछ कर जाएंगे? जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सैनिटरी पैड्स हैं जो लड़कियों को मेंस्ट्रुअल सर्कल में हेल्प करते हैं, पीरियड्स होते हैं उनको, तो तुम्हें क्या लगता है वो जो पैड्स आ गए उससे कहानी खत्म होगी, सॉल्व होगी? नहीं, अभी भी औरतों की इतनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पैड्स में भी बहुत कुछ अभी बहुत इंप्रूवमेंट होनी है उसमें। ऐसे बहुत से कपड़ा होता है ना, जो क्लोथ है ना, जिसकी पैंटी वो लड़कियां पहनती हैं, ऐसा बहुत सा क्लोथ होता है जो वेजाइना को इन्फेक्शन पहुंचाता है। तो ऐसी पैंटीज अलग अलग आ रही हैं जिसका कपड़ा ही ऐसा है जो वेजाइना को टच हो तो वेजाइना को कोई नुकसान ना हो। देखो पेनिस जो होता है ना, उसको कोई नुकसान नहीं होता, आप कुछ भी पहन लो, लेकिन वेजाइना के साथ बहुत कुछ होता है। आप उनकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। अभी तो औरतों पे कोई काम ही नहीं हुआ है भाई साहब, अभी तो बहुत ज्यादा मार्केट पड़ी हुई है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। चलो थोड़ी और अलग चीजें देखते हैं, ये हो गया है ना। जैसे रीयूसेबल ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है ना। स्ट्रॉस पता क्या आती हैं? स्ट्रॉ बोलते हैं उस जो आप है ना कुछ पीते हैं तो उसमें आप एक स्ट्रॉ डाल लेते हैं। ये जो पाइप होती है ना, इसको स्ट्रॉ बोलते हैं। आपको पता है ऐसी लोग अभी जाते हैं शॉप पर, वो जो भी खाते पीते हैं वो बंदा उनको एक गिलास देता है, एक स्ट्रॉ बीच में डालकर दे देता है कि भैया पी लो। लोग उसको पी लेते हैं। आपको लगेगा मेरी स्ट्रॉ कोई नहीं खरीदेगा, अरे खरीदेगा भाई। अगर आप लोगों को आदत डालोगे, अवेलेबिलिटी वाला लेक्चर याद है ना, अवेलेबल जो चीज होगी वो बिकेगी ही बिकेगी। लोगों को थोड़े नखरे सिखाओ। रीयूसेबल ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एक ऐसी चीज है जो बहुत फैशनेबल होती है। कम से कम इतनी मोटी बढ़िया सी पाइप बनाओ, उसमें यहाँ फूल लगा दो, इसको टेढ़ा करके यहाँ फूल लगा दो, यहाँ टेडी बियर बना दो, इसको रंग बिरंगा कर दो, ताकि जो भी जाए अपने पर्स में से अपनी स्ट्रॉ निकाले और पिए और अपनी स्ट्रॉ घर में ले आए और उसे धोए। जबकि दुकानदार कहेगा भैया मैं भी तो नहीं दे रहा हूं, मैं कौन सी यूजेबल दे रहा हूं किसी की, लेकिन हमको लोगों को नखरे भी तो सिखाने हैं। वेजिटेरियंस के लिए अलग से बनाओ कुछ। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको बहुत कम चीजें बैठने के लिए मिल रही होती हैं। वो वहां पे जाना नहीं पसंद करते जहां पे लोग मांस खा रहे हैं, मच्छियां खा रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, यहाँ वहां थूक रहे हैं। वो लोग कहते हैं नहीं यार हमको साफ सुथरा वेजिटेरियन जगह चाहिए। आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए आप कपड़े बना सकते हैं ऐसी टी शर्ट बना सकते हैं जिसके ऊपर ऐसा लिखा हो कि कुछ वेजिन है ना, वेजिन फ्रेंडली अपील। फिर और देखते हैं जैसे पेट केयर है ना। लोगों को अपने कुत्तों से बहुत प्यार होता है, अपने जानवरों से बहुत प्यार होता है उन्हें। आप उन्हें कैमरास बेच सकते हैं या फिर जीपीएस है ना कॉलर बेच सकते हैं। आपको पता है कुत्तों की एक कॉलर होती है, उसमें जीपीएस लगा होता है वो, और एक एप्लीकेशन से लोगों को पता चलता जाता है मेरा कुत्ता कहां पर है इस वक्त। या वो अपने जॉब पर गए हो तो वो अपने कुत्तों पर ध्यान रख सकते हैं, जो घर में उनका कुत्ता है वो एक कैमरे से उनके साथ, मतलब आप कुछ भी बेच सकते हो भाई। फिर गेमर्स हो गए। ओके, आप लोगों की लिस्ट और इस लिस्ट में एक यथार्थवाद का फर्क देख रहे हो, वो भी यथार्थवादी है। मैंने आपको दूसरे इसलिए मैंने आपको बोला कि जो है वो भी यथार्थवादी है, हम थोड़ा गैप पर काम कर रहे हैं। मतलब मैं यथार्थवादी लिस्ट बोलने से बच गया, आप लोगों ने बना ली, अच्छी बात है, ठीक है। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूं। मैंने बस ये कहा था कि आपके शहर में जितने भी बिजनेस हैं सारे लिखो, और कम से कम 150-200 बिजनेस लिखो।
नॉन प्लास्टिक बैग्स, पूरा फ्यूचर ही इस पर है। नॉन प्लास्टिक बैग्स, जूट के बैग्स, कपड़े के बैग, है ना, थैला, लोगों को वो चाहिए। इसके बिना कभी भी दुनिया नहीं रहने वाली। आप कभी ये मत सोचो कि लोगों को थैले की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तो इस दुनिया में इतना प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया है, क्योंकि थैला तो चाहिए चाहिए। ठीक है। और अगर आपके पास खाली जगह है, मेरी बात की तरफ गौर करना, अगर आपके पास खाली जगह है तो आप एक इंडोर गेम का पूरा इंतजाम कर सकते हैं भाई। समझ रहे हैं? इंडोर गेम्स, लोगों को इंडोर खेलने का मौका दो। कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गई, है ना, ऐसे क्लब हैं, ऐसे क्लब बनाओ जिसमें लोग जीते हैं, इनाम भी रखो, कंपटीशन रखो। हर संडे को कंपटीशन रख दो कि जो जीतेगा उसे इतने पैसे, और सबसे 500-500 ले रहे हो अगर आप। फिर वहां आपकी चाय बिकेगी, वहां आपकी कॉफी बिकेगी। Having realistic expectations about your day-to-day challenge are the key to stress management. मैं आपको बस यथार्थवाद थोड़ा समझाना चाहता हूं कि यथार्थवादी कैसे सोचा जाता है। ये हल्की फुल्की चीजें हमने देखी, इनको समझा। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं, बिजनेस पर। बिजनेस में यथार्थवाद कैसे आपकी मदद करता है। मेरी एक बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लो, जो दिल करता है वो करो, जस्ट थिंक रियलिस्टिक। जो करना है करो, यथार्थवादी सोचो। कुछ चीजें बड़ी अच्छी तरह दिमाग में रखो और उनकी वास्तविकता पर चलो, सपनों पर मत चलो। मार्केट को समझो, कस्टमर को समझो, जीवन को समझो, जन्म को समझो, लोग जन्म लेते हैं। मृत्यु को समझो, लोग मरते हैं। बच्चे, लोगों के बच्चे होते हैं भाई, लोगों को अपने बच्चों से प्यार होता है। ये मार्केट की ये जिंदा चीजें हैं। नाम, हर इंसान अपने नाम के पीछे भागता है, हर इंसान को नाम चाहिए, लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं। पावर, शक्ति की लड़ाई है, ये वास्तविकताएं हैं। ये देखो, मैंने ये जरूर कहा है कि ये थे, देखा ना, मैंने दो चीजें कही हैं। एक तरफ मैंने कहा है कि राम थे, मैं मानता हूं, शिव थे, वास्तविकतावादी हैं ये। हम, भारत उल्टे पुल्टे काम करता ही नहीं है। ये थे, लेकिन है नहीं, है नहीं, अभी नहीं है। अब इनकी चिंता मत करो, खत्म हो गया काम, हो गया। ऐसे दुनिया में हर किसी के इतिहास है, सब अपने इतिहास में थोड़ी फंसे हुए। तुम क्यों फंसे हुए हो? दुनिया का कोई देश अपने इतिहास में इतनी बुरी तरह नहीं जकड़ा हुआ है। मनुस्मृति ठीक है, लिख दी किसी ने, कोई मनु ऋषि ने ठेका थोड़ी ले रखा है कि मेरे बाद कोई नहीं आएगा जी, आने वाले हमेशा जब तक ये भारत देश रहेगा लोग मेरी बात ही मानते रहेंगे। अरे मनु उठा के फेंको, मनुस्मृति कचरा है वो। हो गया ना, पढ़ लिया ना। कितने गुरु पीर होते हैं, हुए मर गए ना। अगर उनकी जरूरत हमेशा होती तो नहीं मरते वो, है ना, जिंदा रहते, लेकिन मर गए ना, इसका मतलब अब उनकी जरूरत नहीं है। यथार्थवादी बनो, करंट सिचुएशन में आओ। वो अच्छी चीज है, देखो मैंने भी वेद पढ़े हैं। मैं आपको कहता हूं कई बार, पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन मैं आपको ज्यादातर मना करता हूं उसमें है कुछ नहीं है। मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं मिला, जितना मैंने निकालना था निकाल लिया। अगर आप एक रिसर्चर हैं तो फिर आपको पढ़ना चाहिए, अदरवाइज एक आम आदमी उसमें अपना वक्त खराब करेगा। और सबसे बड़ी चीज है, वेद हो गए, खत्म हो गए, मर गए लिखने वाले भी। और वो ऐसा कुछ नहीं लिख कर गए हैं कि भैया आने वाले 10,000 साल तक सबके काम आता रहेगा। वो तभी खत्म हो गया, तभी काम आना बंद हो गया था। लेकिन ये जो ठग हैं मंदिरों में बैठे, ये लोग एम ही कहते रहते हैं उसमें बहुत कुछ है, उसमें बहुत कुछ नहीं रहा उसमें अब। और हमने कोई कसम खाई हुई है कि वेद पर ही चलेंगे?